एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने घरों में ही होंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हो सके हम अपने घरों में ही एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी लोगों के 12 बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ स्टेट बोर्ड है जिन्होंने अभी तक अपने रिजल्ट आउट नहीं किए हैं, पर उनका रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है। होपफुली अगस्त फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा। तो 12th करने के बाद स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न ये होता है कि अब करियर में आगे क्या किया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीबी स्टूडेंट के बारे में, यानी उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके पास 12th में बायोलॉजी था। आज तक भी बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जिन लोगों के पास बायोलॉजी होता है या तो वो डॉक्टर बन सकते हैं या वो कुछ नहीं बन सकते। अगर वो मेडिकल का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो वो एकदम यूजलेस है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज ये कि हम इस वीडियो में किन चीजों को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। हम कंसिडर नहीं करेंगे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस। हम इन चारों चीजों को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। रीजन ये है कि इन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं। हम बात करने वाले हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। दूसरी चीज ये कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो क्रेज है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। पर आपको किसी रेट रेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपको डॉक्टर ही बनना है, चाहे आप वहां जाके एक डिजास्टर क्यों ना साबित हो। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको एक मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। और मान लीजिए कि अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर भी लेते हैं, बट आपके अंदर वो रियल पैशन नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, और आप इतना ज्यादा पढ़ नहीं सकते, ना ही आपके अंदर इतना क्रेज है, तो आप वहां जाके एक डिजास्टर साबित होंगे। तो इसलिए आपको अपने लिए सही चुनना है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में। सभी करियर ऑप्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी है जॉब ओरिएंटेड ऑप्शन और दूसरी कैटेगरी है एजुकेशन ओरिएंटेड ऑप्शन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉब ओरिएंटेड ऑप्शंस के बारे में। तो जॉब ओरिएंटेड ऑप्शंस में वो ऑप्शंस आते हैं जहां पर जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है सीएचएसएल। सीएचएसएल एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कंडक्ट कराता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्लास 12th, यानी अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इस जॉब में कुछ पोस्ट हैं जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,000 और ये सैलरी जाती है 80,000 तक। तो अगर आप क्लास 12 पास आउट हैं और आप आगे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है सीजीएल। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये भी एसएससी कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम में भी 3 स्टेजेस होती हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, और इसमें भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन। फिर चाहे आप एक आर्ट्स ग्रेजुएट हो या साइंस ग्रेजुएट, आप सभी एग्जाम दे सकते हैं। पर इसमें कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रिजर्व होती हैं। उनके अलावा सारी जो पोस्ट होती हैं वो जनरल होती हैं और उनके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 65,000 और ये बढ़कर जाती है 2 लाख तक। ये एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको पैसा भी मिलेगा और रेपुटेशन भी। इसमें कुछ पोस्ट होती हैं जैसे कि एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत सारे मिनिस्ट्री में काम कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आईबी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है बैंक पीओ। पीओ का मतलब है प्रोबेशनरी ऑफिसर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ। तो यहाँ पर प्री एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी होता है, जैसे कि एसबीआई पीओ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक क्लर्क। तो ये होता है बैंक में क्लर्क के लिए। इसमें भी जो डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, तो ये अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही अच्छे ऑप्शन के बारे में, बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 ईयर कोर्स होता है। इसके लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्लास 12th, चाहे फिर आपने 12th बायो से की हो या मैथ से। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर को जॉब ओरिएंटेड ऑप्शन में क्यों रखा है,
आप बोलेंगे कि है तो ये ग्रेजुएशन ही इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आपके पास इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जॉब के लिए। अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हैं तो आपके लिए जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और बीएससी एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ऐसे बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। आप चाहे तो प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए आपको एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी करनी पड़ेगी। आप चाहे तो आईबीपीएस और एफसीआई जैसे एग्जाम्स दे सकते हैं जो कि बैंक सेक्टर में होते हैं और उसमें एग्रीकल्चरल डिग्री की जरूरत होती है। उसके बाद आप चाहे तो जर्नलिज्म में जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो कि एग्रीकल्चर पे आर्टिकल्स लिखते हैं, क्योंकि जो हमारी कंट्री में बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है बी फार्मा। ये भी एक ग्रेजुएट डिग्री है, उसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप चाहें तो आर&डी में जा सकते हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो आपको आसानी से इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। आप चाहे तो आर&डी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। आप चाहे तो बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं, और उसके बाद और ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। आप चाहे तो एक रिसर्चर भी बन सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। अब हम बात करने वाले हैं अगले ऑप्शन के बारे में, जो कि ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सैलरी तो थोड़ी कम होती है, छोटा सा कोर्स करके आप कमा सकते हैं। तो ये आता है एलाइड मेडिसिन। एलाइड मेडिसिन में क्या होता है, बहुत सारी पोस्ट होती है, मैंने कुछ इसमें लिखी हुई है, जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है या फिर कुछ कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि आप एकदम से जॉब ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसमें बहुत सारी सैलरी होती है, नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड में कैसे हैं। वैसे तो ये हर चीज में डिपेंड करता है, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट हैं तो ही आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसमें जो अर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है और स्टार्टिंग थोड़ी कम ही होती है। बट ये है कि अगर आप एकदम से जॉब चाहते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट कोर्स करके इन जॉब्स को ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं फिजियोथेरेपिस्ट की, आप चाहें तो इसके बाद अपना खुद का एक क्लिनिक खोल सकते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो वहां पे आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है एजुकेशन ओरिएंटेड कैटेगरी। एजुकेशन ओरिएंटेड से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जॉब्स भी हैं बट एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। चलिए बात करते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है साइंटिस्ट। अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है, एक रिसर्चर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायो स्टूडेंट्स के बारे में, तो आपको करना होगा बीएससी, एमएससी, देन पीएचडी। अगर आप ये सब करते हैं तो उसके बाद आप एक साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट पीएचडी करने के बाद भी आपको एडिशनल रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब मैं एक चीज ये बोलूंगी कि अगर आपके अंदर रिसर्च को लेके पैशन है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत पढ़ने की आदत है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको चीजों का रीजन पता करना बहुत अच्छा लगता है, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको इसे एक करियर ऑप्शन की बजाय अपनी लाइफ की तरह ट्रीट करना पड़ता है कि ये आपकी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। आपको रिसर्च करना पसंद है तो ये वर्थ इट होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है प्रोफेसर। आप चाहें तो एक प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर वो होते हैं जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं। यही फर्क होता है साइंटिस्ट और प्रोफेसर में। साइंटिस्ट किसी को पढ़ाते नहीं है, प्रोफेसर पढ़ाते भी हैं और अपनी लैब में रिसर्च भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू। अब प्रोफेसर बनने के लिए आपको करना होगा पहले ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन पीएचडी, अब तो पोस्ट डॉक भी करना पड़ता है। अगर हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं और आपकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें ऊपर वाले ऑप्शन की, जो कि है साइंटिस्ट, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो आप बहुत ही करोड़ों में अर्न करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप उतना अर्न करेंगे जिससे आप एक रिस्पेक्टेड और अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बट ज्यादा मनी आप एक्सपेक्ट इससे मत कीजिएगा, क्योंकि हम रिसर्च करेंगे यहाँ पे। अगर आप प्रोफेसर वाला ऑप्शन है उसमें अर्निंग आपकी अच्छी होती है, रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है टीचर। टीचर वो होते हैं जो कि स्कूल में पढ़ाते हैं। तो एक टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होता है? टीचर बनने के लिए आप दो तरीके के टीचर हो सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी। आप जूनियर लेवल को भी पढ़ा सकते हैं और आप हायर लेवल को भी पढ़ा सकते हैं। वैसे तो प्राइमरी लेवल के भी टीचर्स होते हैं, पर यहाँ पे हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो जूनियर लेवल को पढ़ाते हैं वो टीचर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा पहले ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपको करना पड़ेगा बीएड, और आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे कि सीटेट और आपके स्टेट के जो भी टेट एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद आप अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा एमएससी, और उसके बाद आपको करना होगा बीएड, और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप चाहे तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम भी लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं, तो आप वहां पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं बायोटेक से या फिर माइक्रोबायोलॉजी से, तो आपके पास एक और एडिशनल ऑप्शन होता है इंडस्ट्री में। आप चाहे तो इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी? आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल में हो सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं और आप वहां पर काम कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में जो इसकी सैलरी वो अराउंड 25,000 होती है, जो कि कंपनी टू कंपनी और सिटी टू सिटी डिफर करती है। बट धीरे धीरे जैसे हमें इसमें एक्सपीरियंस होता है तो हमारी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ती है, यानी इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है यूपीएससी। यूपीएससी तो हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब करनी है, अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। चाहे आप किसी भी चीज से ग्रेजुएट हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएससी को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। यूपीएससी जब आप करते हैं उससे आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी कि आप एज अ पर्सन और एज अ स्टूडेंट भी बहुत निखर कर सामने आते हैं। इस दौर जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारा आपको पढ़ना होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि ये एजुकेशन ओरिएंटेड में आता है। इसकी जॉब प्रोफाइल तो हम सबको ही पता है, बहुत ज्यादा अच्छी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, रेपुटेशन भी अच्छी है, और पावर भी बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शन के बारे में, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है और जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो पीसीबी वाला हो चाहे पीसीएम वाला स्टूडेंट हो, वो है स्टार्टअप। मेरा पर्सनल फेवरेट। स्टार्टअप का मतलब होता है अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना। ये बिजनेस कुछ भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि स्टार्टअप के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, आपको एक फाइनेंसर चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक स्टार्टअप के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए होता है। आप चाहे तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने खुद आइडियाज फाइंड आउट कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। स्टार्टअप के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप अपने लिए खुद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इसमें सैलरी की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आपका बिजनेस जितना आगे ग्रो करता जाएगा आप उतना अर्न कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको एक स्टार्टअप आइडिया सोचना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है, कन्वेंशनल जॉब ज्यादा अच्छी है या स्टार्टअप ज्यादा अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।